हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हुए हैं डीएलएड क्लास में, जिसमें जो है कि डीएलएड से संबंधित जो मॉडल टेस्ट पेपर है वह उसमें जो है कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो जानते होंगे कि डीएलएड में जो है कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वह 3 नंबर का ये मार्किंग होता है। और इस प्रकार से जो है कि 450 मार्क्स जो है का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें जो है कि साइंस का 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 20 क्वेश्चन के लिए जो है कि 60 मार्क्स आता है ये। और इसमें ये भी होता है कि निगेटिव मार्किंग, यदि आप क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपके सही क्वेश्चन से जो है कि आपके 1 मार्क्स जो है कि कम कर दिए जाएंगे। इसलिए जो है कि जो भी क्वेश्चन आप टच करते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन को जो है कि सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक जो है कि बनाने का कोशिश करेंगे। नहीं तो आपके सही आंसर से भी जो है कि 1 मार्क्स जो है कि काट लिया जाएगा। और इसी को निगेटिव मार्किंग के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 क्या होता है। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है एग्जामिनेशन से संबंधित, आप जो है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, और उसमें जो है कि किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके सामने आता है तो आप इस नंबर से जो है कि संपर्क करके जो है कि आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, हम लोग इसके पहले जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। तो ये जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? तारामंडल। ये तारामंडल क्या होता है? तो तारामंडल कहने का मतलब कि ताराओं का समूह, तारा का समूह होता है। और तारा के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो तारा का समूह तारामंडल होता है। और तारामंडल की संख्या जो होता है, तारामंडल की संख्या कितना होता है? तो 10⁻11 होता है। तारामंडल, आकाश में जो तारा का जो समूह है जिसको तारामंडल कहते हैं, और ये तारामंडल की संख्या जो होता है 10⁻11। और एक तारामंडल में तारा जो होता है वह 10⁻11 तारा होता है। तो एक तारामंडल में तारा की संख्या 10⁻11 और तारामंडल की संख्या 10⁻11। और इस प्रकार 10⁻22 तारा होता है। तो यूनिवर्स में वैज्ञानिकों का मानना है कि तारा की संख्या जो होता है वह 10⁻22 जो है कि 22 होता है। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो उसको सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। उस तारामंडल को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? सप्तर्षि। तो सप्तर्षि क्या है? तो सप्तर्षि एक प्रकार के ताराओं का समूह, तारा का समूह होता है। जैसे स्कॉर्पियन हो गया, सप्तर्षि हो गया। तो इसी तरह से जो है कि ये तारा का समूह, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A61 का ये सप्तर्षि। क्वेश्चन नंबर 62, भारी जल। तो भारी जल क्या होता है? भारी जल, तो भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। भारी जल को
ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। और ड्यूटेरियम क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, कितने समस्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है, जिसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक। अब यहाँ क्या होगा, उसका नहीं होगा, जिसमें कैल्शियम नहीं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप्स ले लेता है। तो कौन सा आइसोटोप्स, तो ड्यूटेरियम। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 63, परमाणु के नाभिक के अवयव। तो जैसे ये परमाणु देखते हैं और ये परमाणु का नाभिक, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। P4 प्रोटॉन हो गया और N4 जो होता है ये न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किए थे, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में किए थे। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है कि ये नाभिक के चारों तरफ जो है कि वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह 10⁻10 मीटर। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर, और परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। और इलेक्ट्रॉन जो है कि नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर जो है कि घूमते रहता है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किए थे, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किए थे। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 20 वर्ष की आयु में कितना होता है, तो ये 206 हड्डी होता है। और ये जो होता है नवजात शिशु, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होता है वह 300 होता है, और बाल्यावस्था में जो होता है ये 208 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी 206 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, HIV। तो HIV जिसको ह्यूमन इम्यून वायरस के नाम से जानते हैं, और HIV के कारण जो होता है एड्स की बीमारी, एड्स जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और यह HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यून वायरस, ये वायरस के कारण होने वाला बीमारी होता है। तो HIV क्या हो जाएगा, एड्स। कैंसर क्या होता है कि एक प्रकार का पुराना घाव होता है, जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। क्षय रोग, क्षय रोग क्या होता है, टीबी। और यह जो है कि जीवाणु के कारण, उस जीवाणु का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणु का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यदि कहा जाए कि टीबी की बीमारी
किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। और जीवाणु का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। कैंसर क्या होता है? तो एक प्रकार का पुराना घाव होता है। एड्स क्या होता है? तो वायरस के कारण, विषाणु के कारण होने वाला बीमारी होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम जो है कि ह्यूमन इम्यून वायरस। अब यहाँ 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? 10 घंटा। तो P बराबर वर्क बाई टाइम होता है। W बराबर P गुने T, P गुने T होता है। तो P कितना है? 100 वाट। और T कितना है? 10 घंटा। 10 घंटा तो बराबर हो गया 1000 वाट आवर। और एक यूनिट बराबर कितना होता है? एक यूनिट में जो होता है कि 1 kWh। तो वाट को हम लोग किलो वाट में बनाते हैं। तो 1000 बाई 1000 तो ये हो गया kWh, कैंसिल हो गया, बराबर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली की खपत होती है। क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर, तो लेंस का पावर जो है, लेंस की पावर P बराबर 2 डाइऑप्टर, ये 0.2 डाइऑप्टर, 0.2 डाइऑप्टर बता रहा है। अब जो है इसके फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? 1/P होता है। तो यहाँ 1/0.2 ये 10 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 5 क्या हो जाएगा? तो 5 मीटर। अब इसमें ऑप्शन कोई नहीं है तो इसका मतलब कि ये डेसिमल नहीं होगा, ये +2 होगा, सिर्फ +2 होगा। तो सिर्फ +2 होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि +2 हो गया। और यहाँ पर जो है कि 1/2 कर देंगे तो क्या हो गया ये? तो 0.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 100 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर में आ गया। तो लेंस का फोकस दूरी जो आ जाएगा वह 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? 68 कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसमें फास्ट जो होता है, फास्ट यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। फास्ट जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 69 पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सी पर, और आयतन क्या होगा? न्यूनतम, आयतन न्यूनतम। तो आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सी पर, घनत्व अधिकतम जो होगा 4 डिग्री सी पर। इसीलिए जो है कि हम लोग सुने होंगे कि खेतों में यदि पानी जो है कि बर्फ बन जाता है, पानी बर्फ बन जाता है, या नदी या तालाब में यदि बर्फ बन जाता है तो तालाब या नदी में रहने वाले सभी जीव जंतु जो आते हैं वह नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ बनने के बाद जो होता है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? तो 1 होता है, पानी का घनत्व 1 होता है, और बर्फ का घनत्व जो होता है कि 0.9 होता है, कम होता है। और कम होने के कारण जो है कि बर्फ पानी में तैरते रहता है। तो बर्फ आ गया ऊपर, और उसके नीचे वाला भाग जो होता है उसका तापमान जो होगा
4 डिग्री से अधिक होता है, इसीलिए जल में रहने वाले जो जलीय जंतु होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है कि 47% होता है, सिलिकॉन जो होता है 27% होता है, एल्युमिनियम जो होता है लगभग 8% होता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में यदि कहा जाए, वायुमंडल, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% होता है। तो भूपपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन 47% होता है और सिलिकॉन 27%। तो इसको जो है कि परसेंटेज वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, अर्थ क्रस्ट और ये हो गया वायुमंडल। तो वायुमंडल कहा जाएगा तो सबसे अधिकतम प्रतिशत होता है नाइट्रोजन का, अर्थ क्रस्ट कहा जाएगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का होता है। क्वेश्चन नंबर 71, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम यदि कहा जाए, जिप्सम, तो जिप्सम का जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और जिप्सम को 100 डिग्री, CaSO4 इंटू 2H2O को 100 डिग्री C टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस जो है कि 3/2H2O इवेपोरेट हो जाता है। और इसी को जो है कि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है, शरीर का हड्डी टूट जाता है, तो वहाँ पे प्लास्टर करने के लिए जो है, जो व्हाइट रंग का हम लोग देखे होंगे, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। यह तो ऑप्शन नंबर डी, 71 का ऑप्शन नंबर डी। 72, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरका। तो सिरका में जो होता है एसिटिक एसिड, ये जो होता है नींबू में जो होता है साइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जंतु के आमाशय में जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और यह जो है कि भोजन को पचाने में सहयोग करता है और भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को भी मारता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है। और इसी ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा यदि हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट में परिवर्तित हो जाता है। और जब कैल्शियम ऑक्जेलेट में परिवर्तित हो जाता है तो इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट को पथरी के नाम से जानते हैं। पथरी जो हमारे शरीर में पित्त की थैली में हो जाता है, किडनी में हो जाता है, पित्त जो पथरी होता है उस पथरी का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो शरीर में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ता है तो वह कैल्शियम के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है और इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट को पथरी के नाम से जानते हैं। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे
कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, नहीं होता है। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग होता है, मैकेनिकल वेव। तो वेव कितने तरह का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं और दूसरे को मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो जिस वेव को संचरण करने में जो है कि मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और जिस वेव को संचरण करने के लिए जो है कि मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वेव को या उस तरंग को हम लोग जो है कि यांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। तो ध्वनि जो होता है यांत्रिक तरंग होता है और इसका जो वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड, जो हवा में होता है, वायु में होता है। और पानी में लगभग जो है कि 1400 मीटर पर सेकेंड होता है और ठोस में लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ठोस में 5000 मीटर पर सेकेंड, पानी में जो है कि 1400 मीटर पर सेकेंड और हवा में जो है कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है। सूरज के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में, तो धरती की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है या 500 सेकेंड का समय लगता है। और प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी कितना कैसे निकालेंगे? पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी तो S बराबर V गुने T। तो V 3 × 10⁸ और T हो गया 500, इसे गुना कर देंगे तो ये दूरी इतना मीटर में आ जाएगा। तो 5 × 15 गुने 10⁻10 ये मीटर में आ गया। अब इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 15 × 10⁷ किलोमीटर। तो सूर्य पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना हो गया? तो 15 गुने 10⁻10 मीटर या 15 गुने 10⁻7 किलोमीटर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन 75, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसे बूंदा का नाम सुने होंगे। बूंदा पहले जो है कि चापाकल का हेड जो बनाया जाता था या जो है कि टूल्स औजार जो होते हैं वह बूंदा का बनाया जाता है। बहुत ही हार्ड होता है, वह टूट जाएगा लेकिन मुड़ता नहीं है। तो उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है कि सामान से अधिक होता है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा सामान से अधिक अगर मिला देते हैं तो वह इस्पात जो होता है कठोर हो जाता है, वह टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और ऐसे लोहे का उपयोग जो है कि हम लोग टूल्स बनाने में, औजार बनाने में करते हैं। तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर कठोर बनाते हैं। और लचीला जो होता है, जैसे ब्रिज बनाने के काम में लचीला आयरन का उपयोग करते हैं, लचीला स्टील का उपयोग करते हैं, जिसमें क्रोमियम और निकेल का मिश्रण रहता है। तो क्रोमियम और निकेल के मिश्रण से इस्पात बनाते हैं, वह लचीला होता है। और कार्बन के द्वारा क्या होता है? कार्बन के द्वारा कठोर होता है और इसके द्वारा जो है टूल्स औजार बनाए जाते हैं। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमैटोग्राफी एक प्रकार का तकनीक होता है और इस तकनीक का उपयोग जो होता है कि मिश्रण में जो वर्तमान
कलरफुल जो पदार्थ होते हैं, मिश्रण में जो कलरफुल पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ को अलग करने में मिश्रण का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? तो एक प्रकार की क्रिया होती है। इस क्रिया के द्वारा जो है कि मिश्रण में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है कि अलग करने में जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। तो रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में पदार्थों की संरचना में एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 77, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। तो यदि दाब मापक का प्रयोग करते हैं, तो दाब मापक के प्रयोग से जो है कि सिलेंडर में जो गैस होता है, उस गैस के दाब के बारे में यह नहीं बतलाता है। तो जब दाब के बारे में बतलाएगा ही नहीं, तो दाब मापक जो है कि लगाने का कोई उपयोग ही नहीं है। यदि दाब मापक लगाते हैं तो लीकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाता है, और यदि लीकेज होता है तो वहां पे जो है कि दुर्घटना होने की संभावनाएं रहता है। क्योंकि एलपीजी क्या होता है? हाईली फ्लेमेबल, ये ज्वलनशील गैस होता है और ये आसानी से जो है कि आग को पकड़ लेता है। इसीलिए जो है कि इसमें दाब मापक नहीं लगाए जाते हैं। तो दाब मापक नहीं लगा, बहुत महंगे होते हैं, नहीं। एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो ये गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो लगाने से क्या फायदा होगा? जब प्रदर्शित करेगा ही नहीं, इसे घाटा ही होगा। लीकेज होने की संभावना बढ़ जाता है, और लीकेज होने से जो है कि दुर्घटना घटता है। और हम लोग जानते हैं कि एलपीजी में अपना स्मेल नहीं होता है। एलपीजी में स्मेल के लिए जो है कि इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं, और इसी इथाइल मरकैप्टन के कारण जो है कि इसका स्मेल होता है। और इथाइल मरकैप्टन का अनुसूत्र C2H5SH होता है, C2H5SH, इथाइल मरकैप्टन। तो इसी का प्रयोग जो है कि हम लोग कहाँ करते हैं? तो एलपीजी में करते हैं, और इसी के कारण जो होता है स्मेल होता है, और हम लोग जो है कि आसानी से पहचान लेते हैं कि एलपीजी जो है ये लीकेज हो रहा है। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक जो होता है तरंग के समान होता है और कण के समान, दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश की प्राकृतिक तरंग के समान भी होता है और कण के समान भी होता है। तो तरंग के समान के बारे में हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने 1678 तो हाइजेन ने बताए थे। हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने 1678 ईस्वी में बतलाए थे कि प्रकाश जो होता है तरंग की तरह व्यवहार करता है, ये हाइजेन ने बताए थे। और कण की तरह व्यवहार करता है, यह न्यूटन ने बताए थे। कौन बताए थे? न्यूटन ने 1642 ईस्वी में। न्यूटन ने 1642 ईस्वी में बतलाए थे, और 1678 में। इसलिए तरंग जो आता है, प्रकाश विकिरण, तरंग एवं कण दोनों के समान जो है कि यह व्यवहार करता है। शुष्क बर्फ, जिसको हम लोग सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं? तो सॉलिड CO2 को जो है कि शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को जो है कि शुष्क बर्फ
के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है, यानी कपड़े से जो है कि गंदगी को हम लोग हटा देते हैं और कपड़ा भींगता भी नहीं, कपड़ा गीला भी नहीं होता है और कपड़ा साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 70 से 70 एवं 100 के बीच कितनी यमज अभाज्य जुड़वा संख्या, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए जो है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, मैथ वाले सर आएंगे। तो हम लोग जो है कि आज सेट प्रैक्टिस नंबर 2 देखें, सेट प्रैक्टिस नंबर 2 देखे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, सेट को समझने में दिक्कत होता है, एग्जामिनेशन से संबंधित दिक्कत होता है, तो आप जो है कि इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और आप सबसे पहले जो है कि किसी भी प्रकार का बुक का उपयोग करते हैं तो बुक में जो भी मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उस मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है कि आप थोरोली स्टडी करें, और थोरोली स्टडी करने के बाद जो है कि किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो दिक्कत होने के बाद आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर से जो है कि आप संपर्क करके जो है कि आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलते हैं। ओके, बाय।